हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? ऑप्शन ए द ग्रेट खली, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। देखिए, WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द ग्रेट खली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी चिंकी यादव, ऑप्शन सी हिना सिद्धू, ऑप्शन डी अपूर्व चंदेला। देखिए, चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिसे भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के तीनों पदक जीत लिए। चिंकी ने 2019 में दोहा में हुए 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। वह पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। उसके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिंकी यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी उषा मंगेशकर, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 1996 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आशा भोसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 1 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में पीएसए नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध जो था वो 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 40। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया है। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो है वो 40वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 53 देशों में है वो 40वें स्थान पर है। यह सूचकांक जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी में किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है।
CR एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उसकी रक्षा करती है। इसमें क्षेत्रीय समूहों के आधार पर 3 साल के कार्यालय के लिए चुने गए 47 सदस्य शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 अप्रैल 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पटना। देखिए बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च किए। ग्राम उजाला योजना 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता LED बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया गया है। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गांवों का भी उत्थान करेगा और जलवायु परिवर्तन समन में योगदान देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जयपुर। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जो है वो आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया है। श्रीनगर के इस ट्यूलिप गार्डन में इस समय विभिन्न रंगों के लाखों ट्यूलिप फूल मौजूद है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित गार्डन में ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का इंद्रधनुष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। कश्मीर के इस प्रतिष्ठित ट्यूलिप गार्डन में जो है 1.5 मिलियन से अधिक ट्यूलिप पौधे मौजूद है। जबरवान पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष जो है वो 64 से अधिक किस्में मौजूद है। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को जो है आपका वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी के फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा फूलों की कई अन्य प्रजातियां जैसे जलकुंभी, डेफोडिल्स और रेननकुलस आदि भी शामिल है। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बगीचे में फूलों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। यह कश्मीर घाटी में वसंत के मौसम की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश ने साइबर सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अतिवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अतिवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ओबामा प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इस प्रकार का पहला डायलॉग जो है वो आपका मई 2011 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2013 में आयोजित दूसरे US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के बाद इस प्रकार के मंत्रिपरिषद संवाद का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि संवाद के हिस्से के रूप में स्थापित कार्य समूह विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन की शुरुआत के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि हाल ही में क्वाड देशों यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर 4 क्वाड देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का प्राथमिक विषय रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कौन से शहर में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। यह तटरक्षक जहाज लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में 6ठे स्थान पर है। 90 मीटर के इस तटरक्षक जहाज को अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी आदि से सुसज्जित किया गया है।
यह जहाज अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित है और इसे एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर तथा 4 तीव्र गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज का उपयोग खोज एवं बचाव, कानून प्रवर्धन और समुद्री गश्त में भी किया जा सकता है। यह जहाज समुद्र में तेल रिसाव की स्थिति में प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। वज्र तटरक्षक जहाज के मुख्य तौर पर भारतीय तटीय क्षेत्र के अन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। विदित हो कि अन्य आर्थिक क्षेत्र किसी देश की बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर फैला होता है। इसमें तटीय क्षेत्रों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संपूर्ण अधिकार होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। ये नॉटिकल्स वगैरह आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, नॉटिकल्स क्या होते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।